नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन आज भले भारतीय बाजारों के लिए शुरुआती बढ़िया तेजी लेकर आया। शुरुआती मंगलवार का दौर था, लेकिन धीरे धीरे सेकेंड हाफ में तेजी फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ी, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत कमजोर, स्पेशली चाइनीज मार्केट से, और उसके आधार पर भारतीय बाजारों पर भी असर आता हुआ दिखाई पड़ा। कमजोर संकेतों के बीच में निफ्टी में गिरावट आई। 15,750 ये लेवल को भी निफ्टी होल्ड नहीं कर पाया, उसके ही आसपास कहीं जाके बंद हुआ है। 15,748-46 की रेंज में कहीं बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन हाँ, मेटल को छोड़कर, मेटल कंज्यूमर ड्यूरेबल को छोड़ दिए तो वहाँ पर सभी सेक्टर्स में बिकवाली थी। फार्मा सबसे ज़्यादा टूटा, थैंक्स टू डॉक्टर रेड्डीज, जिसकी वजह से आज नंबर्स में तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। डॉक्टर रेड्डी के नंबर थोड़े कमजोर आए और मार्केट ने इसी को थम्स डाउन दिया, जिसके आधार पर अच्छी कंपनियों के नंबर जिनके आए थे उन पर भी कोई खास रिएक्शन नहीं देखने को मिला, वहाँ पर भी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। अच्छा, इसके अलावा आज पावर शेयरों में बिकवाली थी। ऑटो, तेल, गैस, रियल्टी, ये कुछ और सेक्टर जो कि दबाव में कामकाज कर रहे थे। और उसके अलावा अच्छी खरीदारी थी चाय कॉफ़ी के शेयरों में, कुछ हद तक फर्टिलाइजर शेयरों में तेजी थी। रूरल से जुड़ी कंपनियां जैसे कि HIL, एवरेस्ट ऐसी कंपनियों में आज खरीदारी देखने को मिली। सिलेक्टिव शुगर स्पेस में आज खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा आज मन्नापुरम फाइनेंस में तेजी थी। फाइजर नंबर से पहले चला था। नालको, ट्रेंड में खरीदारी थी। F&O साइड पर मिड कैप में MMTC, APL, अपोलो में भी कुछ तेजी देखने को मिली। निफ्टी में आज हिंडाल्को, टाटा स्टील, SBI लाइफ, बजाज फिनसर्व जैसे शेयरों में खरीदारी थी, लेकिन प्रेशर था डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, एक्सिस बैंक और डीवी स्लैब। मेजरली आज आपको 1/3 से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल के शेयर बिकवाली में दिखाई पड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर रेड्डी के नंबर्स के बाद यहाँ पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो मेजरली मार्केट्स में जो प्रेशर आया उसमें चाइनीज़ मार्केट का एक इम्पैक्ट था और दूसरा इम्पैक्ट देखने को मिला कुछ हद तक फार्मास्यूटिकल स्पेस के कुछ शेयरों का भी, जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर जो है वो थोड़ा एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ा। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। चलिए अब शुरुआत करते हैं सबसे अहम चीज़ों की, सवाल जवाब के सिलसिले की। और सबसे पहला नाम उम्मीद के हिसाब से M&M फाइनेंशियल और जोमेटो। सर, जोमेटो में आज पहले दिन का फॉल था। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जोमेटो में अभी से बिकवाली शुरू हो गई। आज तो UBS की एक पहली रिपोर्ट आई है तेज़ी की, तो आज पहला बिकवाली का दिन देखने को मिला। खैर, लेकिन आज वॉल्यूम के साथ बिकवाली थी। 3600 करोड़ रुपए के आसपास का वॉल्यूम था NSE पर और तेज बिकवाली इसमें आते हुए दिखाई पड़ी। तो मेजरली अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप लेकर निकल जाएं। नया निवेश करना चाहते हो तो अभी वेट करें, नीचे मिलेगा तब आप वहाँ पर निवेश कर सकते हैं। और अगर आपके पास सिर्फ कॉस्ट के शेयर हैं, कॉस्ट के शेयर निकाल चुके हैं, प्रॉफिट के शेयर हैं, तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो नीचे ऊपर जहाँ भी जाता रहा, फ्री के शेयर है वो। अच्छा, M&M फाइनेंशियल में भी सर सिचुएशन यही है कि आप अभी एटलीस्ट समय दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि नंबर्स के बाद ओवर हैंग है एकदम से और ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी नेगेटिव थी, तो थोड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर की बात होती है सब चीज़ें। 2 क्वार्टर बाद सिचुएशन वापस नॉर्मलाइज हो जाएंगी। जब रूरल मानसून का इम्पैक्ट आएगा, नंबर्स पिकअप करेंगे, अनलॉक का इम्पैक्ट होगा, तो चीज़ें वापस ठीक हो जाएंगी। 1-2 क्वार्टर से किसी अच्छी कंपनी की डेस्टिनी आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो आप एटलीस्ट ध्यान रखें। 1-2 क्वार्टर का इम्पैक्ट है। अगर आप मीडियम टर्म होराइजन रखते हैं तो कोई इशू नहीं है आपके साथ। अच्छा, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल। सर, HDFC लाइफ बढ़िया दाम पर है, खरीदारी करिए। और कौशिक जी, और ICICI प्रूडेंशियल के केस में भी अगर आपकी खरीदारी के नीचे है तो आप बने रहिए, थोड़ा और नीचे है तो आप खरीदारी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों सेक्टर की कंपनियां दिग्गज हैं। ICICI, HDFC का नाम उनके साथ असाइंड है और दोनों का मार्केट शेयर भी बहुत अच्छा है, कामकाज भी ठीक है। तो एक आध दिन की फॉल से आप परेशान ना हो, इतना ऐसा कोई बड़ा फॉल नहीं है। स्लाइट फॉल था आज मार्केट के अंदर, वो भी हायर लेवल से ज़्यादा टूटा, इसलिए ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन ठीक है, इतना चलने के बाद थोड़ा और बाजार नीचे आ सकता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और एस्कॉर्ट्स, भावेश जोशी साहब का सवाल है। जोशी साहब, एस्कॉर्ट्स 1250 रुपये आपने ले रखा है, 1500 शेयर हैं। खरीदारी तो आपकी बड़ी क्वांटिटी में, लेकिन बने रहना ज़्यादा बेटर होगा। 1180 शायद वो दाम था जहाँ पर कुबोटा ने इसके ऊपर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया था, तो उसके नीचे आने के चांसेस थोड़े कम हैं। फिर भी एक बार ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि वो दाम वही था, 1180 था, 1080 था, ऐसे कोई दाम था। लेकिन अगर कुबोटा के दाम के आसपास आता है तो आप और भी खरीदारी कर सकते हैं। फंडामेंटल में तो कोई इशू ऐसा है नहीं इस कंपनी के साथ, पुरानी कंपनी है, आप बेहतर जानते हैं। लेकिन मॉनसून के नंबर्स का पिकअप, रूरल स्पेंडिंग बढ़ना और अनलॉक की चीज़ें खुलना, ये 3-4 फैक्टर हैं जो कि इसके लिए बड़े पॉजिटिव हैं। कंपनी ख़राब नहीं है, मार्केट शेयर में
ट्रैक्टर का तो होल्ड आप जानते हैं कि एस्कॉर्ट्स का काफ़ी ज़्यादा, और कुबोटा रेंज इनके लिए हाई मार्जिन रेंज भी है। तो आप बने रहिए, आगे चल के कोई भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कुबोटा की तरफ से होता है तो हायर प्राइस पे ही होगा, तो बने रहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, सिम्फनी में 990 में एवरेज कर सकते हैं, बाइंग 1080 है। मिश्रा साहब, सिम्फनी में एवरेज बड़ा ट्रिकी सवाल है सर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत भागा हुआ शेयर है एक, और दूसरा नंबर से कहीं ज़्यादा ऊपर चलती हैं इसकी भाव जो हैं, बहुत ज़्यादा चला हुआ शेयर है वैसे, अगर आप इसके कई सालों के चार्ट उठा के देखेंगे तो। खैर, मीडियम टर्म का पर्सपेक्टिव है तो आप 990 पे खरीदारी ना करें, थोड़ा वेट और कर लें, और अगर खरीदारी करनी भी है तो अपनी पूरी क्वांटिटी जितनी आप खरीदारी करना चाह रहे हैं उसका सिर्फ 10% ही अभी लीजिएगा, स्लोली एक्यूमुलेट करिएगा, ताकि कहीं एवरेज आपका और नीचे आ जाए। वैसे तो आप नया निवेश कहीं और करें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आप सिम्फनी बनाना चाहते हैं तो ये रणनीति आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और GMR शेयर, रचना जी, ये GMR की खरीदारी आप लोगों को किसने दी थी? क्योंकि GMR के केस में एक चीज़, मतलब वो बात अलग है, बीच में बहुत चला था वो डीमर्जर की खबरों के बीच में और बाकी सारे न्यूज़ फ्लोज थे, लेकिन हमेशा मेरी खुद की ये इंडिविजुअल चॉइस रहती है कि कभी भी 4 तरह की कंपनियाँ हैं, 3 तरह की कंपनियों कभी मत चुनिए, जिनमें बहुत हाई डेट है, नंबर सपोर्टिव नहीं है और प्लेज है। और GMR में वो तीनों चीज़ें हैं, हाई प्लेज, डेट और नंबर भी सपोर्टिव नहीं। वो कुछ बातचीत होती है कि प्लेज उतार दिया है और डेट उतार दी, लेकिन ऐसा कोई फिगर में दिखता नहीं है। तो GMR की इक्विटी बहुत बड़ी है, चौथी चीज़ की भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। खैर, एनीवेज, तो अभी आप 31 रुपये हायर लेवल से हैं, उसके बाद ये ऊपर गया भी नहीं वहाँ से। बेटर यही है कि आपको कहीं एग्जिट मिले तो आप निकल जाएं, और इस तरह की कंपनी में जाइए जहाँ पर डेट थोड़ा कम हो और प्लेज बिल्कुल ना हो, और फ्लो, उनका कैश फ्लो अच्छा हो, प्रोडक्ट बिकता हुआ हो, दिखता हुआ और दिखता हुआ, दोनों तरह का हो, कि आपको बिकता हुआ दिखे हो प्रोडक्ट, जैसे एशियन पेंट, पीडीलाइट, C8, अपोलो टायर, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, कोलगेट, फाइजर। लेकिन इस तरह की कंपनियों को थोड़ा अवॉइड करिए कि GMR किस तरह के कामकाज में है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग है, कितना केपेक्स कर रहे हैं, कितना कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं, बहुत सारे नंबर इनको ट्रैक करना पड़ेगा। तो बेटर ये कि आप तेज़ी मिले निकल जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, जेंसार, अरे वाह सौरभ जी, क्या बात है। सौरभ जी की खरीदारी है जेंसार टेक की 1000 शेयरों की 290 रुपये के दाम पे 1 साल के लिए। मेरे ख्याल से आपने ब्लॉक डील वाले दिन ही शायद खरीदा था, क्योंकि उस दिन 288 290 आया था, और वहाँ से आप शेयर को होल्ड कर रहे हैं, और आज आपने 410 421 का शेयर इंट्राडे हाई था आज, वो आपने देख लिया। बहुत बढ़िया, शानदार सौरभ जी, आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बहुत कंजर्वेटिव होकर भी चलना है, बहुत कंजर्वेटिव, तो आप एटलीस्ट ये कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को निकाल लीजिए और कॉस्ट को छोड़ दीजिए थोड़ा और, क्योंकि 290 है तो ऑलमोस्ट आधे शेयर तो आपके फ्री हो ही जाएंगे कुछ दिन बाद। तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक है, कंपनी बहुत अच्छी है, RPG ग्रुप की कंपनी है, अच्छे दम कारोबार देखिए इस क्वार्टर के नंबर कितने अच्छे थे, वाई क्यू ऑन क्यू दोनों ही आधार पर, जिसके नंबर अच्छे हैं, सपोर्टिव है उसकी तेज़ी, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एशियन पेंट, जुबिलेंट फूड 10 साल के लिए। शिवम जी, ये 10 साल पहले सवाल पूछते तो कोई दिक्कत नहीं थी, आज थोड़ी सी घबराहट ज़रूर होती है इन दोनों को देखकर, लेकिन हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि इनके भाव जो 10 साल पहले थे उनके जैसे भाव दोबारा नहीं दिखेंगे, वो तो नहीं दिखेंगे, ऑब्वियसली बात है। 10 साल पहले जुबिलेंट फूड आपको 370 रुपये में कहाँ दिखेगा, लेकिन वहाँ से 10 टाइम हो चुका है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आपको नीचे मिले, और इतने अंदर अपने आप समझ रखिएगा, इतना आप ध्यान रख के चलिएगा कि आपको ये शेयर आधे पर भी मिले तो भी आपको ख़रीदना है। जिस दिन बाज़ार में फॉल आएगा, बड़ा फॉल आएगा, कभी ना कभी तो आएगा, जिस दिन फॉल आएगा, ये याद रखिएगा कि एशियन पेंट तब भी 52% मार्केट शेयर ओन करती है और जुबिलेंट फूड तब भी 72% मार्केट शेयर ओन करती है अपने अपने सेगमेंट्स में। तो होता क्या आमतौर पर, जब बाज़ार में शेयर में गिरावट आती है तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं, उसके फंडामेंटल भूल जाते हैं, उससे अच्छा कारोबार भूल जाते हैं, उससे जुड़ी अच्छी बातें भूल जाते हैं। तब मारुति भी 4000 आ गया था, तब भी सबको लगता था मारुति 2000 आ जाएगा। बजाज फिन से 1800 आ गया, सबको लगता था ये ख़त्म हो जाएगी कंपनी, और बजाज फाइनेंस, सॉरी, और आज उनके पलट के दाम आप देख ही पा रहे हैं। तो आप खरीदारी करिए, आराम से खरीदारी करिए, कोई दिक्कत नहीं दोनों कंपनियों में, लेकिन थोड़ी थोड़ी करिएगा, ताकि कभी बड़ा फॉल मिले तो आपको पास पैसा और मौका दोनों हो नीचे सामान खरीदने का। तो कोई भी चीज़, अच्छी चीज़, लीवाइस की जीन्स 70% डिस्काउंट पे मिलेगी तो ज़रूर लेंगे। तो इस तरह का आप एक चयन करिए स्टॉक्स का, अच्छी चीज़ सस्ते दाम पे खरीदेंगे। जब कभी सेल लगेगी, सेल लगती है मार्केट में, हर साल में 1-2 बार लगती है, तो उसके हिसाब से आप खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं।
भारतीय एयरटेल, जॉयदीप साहब का सवाल है, 560 बाइंग प्राइस है, क्या करें सर? भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक में तो वैसे भी आ, कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कंपनी बुरी नहीं है, बट स्टॉक थोड़ा चलता कम है। जैसे आईटीसी का हाल है, कंपनी अच्छी है लेकिन स्टॉक नहीं चलता। वही सेम भारतीय के केस में भी है। एजीआर वीजीआर के ओवर हैंग है, हालांकि नंबर्स अभी आने वाले और नंबर्स लग तो रहे बेटर आएंगे क्योंकि रिलायंस जियो के आरपू बहुत अच्छे आए थे, तो ये मान के चल रहे हैं कि भारतीय भी अच्छे आरपू इस तिमाही के अंदर कमांड करके दे सकता है। ब्रोकर हाउसेस तो 700 750 की बात करते हैं लेकिन शेयर चलता नहीं। पेशेंस है आप में तो आप ज़रूर खरीदारी करिए, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक के साथ। यस बैंक 5 साल नहीं ईशा जी, ये स्टॉक मतलब चलने को चल भी सकता है, मैं गलत भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन बैंक्स में ही अगर आपको जाना है, मतलब जब आप नए हो बाज़ार में, आपका पुराना निवेश नहीं है, आप पुराने बाज़ार के जानकार नहीं हैं, तो बेटर है कि हमेशा लीडर के साथ रहिए। लीडर या सेकंड बेस्ट इन द सेक्टर, आप उनके साथ जाइए। यस बैंक जैसे बैंक के साथ एक्सपेरिमेंट मत करिए ये सोच के कि सिर्फ 15 रुपये का दाम है, 17 रुपये का दाम है तो यूको बैंक है उससे नीचे, तो या देना बैंक है उसके नीचे, तो इस तरह के बैंक्स को देख सकते हैं जो कि सरकारी एटलीस्ट बैकिंग तो उनके पास भी है। लेकिन क्यों ऐसा रिस्क उठाना, एक्सपेरिमेंट करना, जबकि सिचुएशन इतनी साउंड अभी तक नहीं हुई है। नंबर डिलीवर कर दे, यही बैंक 30 रुपये का मिलेगा ना, लेकिन नंबर डिलीवर कर रहा होगा तो आपके पास एक पूरा स्कोप होगा वो समझने का कि हाँ इसमें खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं, लेकिन अभी मुश्किल है। हाँ अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो ऑब्वियसली बात है, फिर तो आप खरीदारी करिए, क्या दिक्कत है, रिस्क है तो आप कर ही सकते हैं आराम से। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और इंडिया बुल्स हाउसिंग 299। सबीर साहब इस पर तो आज कुछ किसी की फंड सेलिंग थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किसी ने फंड सेल किया है माल, इसीलिए ये थोड़ा नीचे आया हुआ था। एनीवेज, लेकिन ये ट्रेडिंग के लिए स्टॉक है, पहले भी मैंने ये बात आपको कही है। इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसको ना चयन करके चलें। शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट बन सकता है कभी भी, सीरीज एक्सपायरी होने वाली 1-2 दिन में, तो शायद शॉर्ट कवरिंग आ जाए, लेकिन आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए अगर फ्यूचर बना के सोच रहे हैं कि मल्टी बैगर है तो अवॉइड करिए जब तक इसमें मैनेजमेंट चेंज ना हो तब तक। जैसे इंडिया बुल्स रियल स्टेट में हुआ, वहाँ हो सकता है, यहाँ की गुंजाइश थोड़ा कम है, तो ध्यान से ट्रेड करिएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कोटक या एचडीएफसी बैंक में करंट लेवल पे? सर फिलहाल तो कोटक ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में, क्योंकि हालिया करेक्शन के बाद नंबर इतने ख़राब नहीं है कोटक के जितना मार्केट ने उस पर रिएक्शन दे दिया है, और एचडीएफसी बैंक तो ऑब्वियसली बात है ख़राब तो है ही नहीं। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर आप मीडियम टर्म के लिए जाएंगे तो कोटक में ज़्यादा अपसाइड दिख सकता है। और एचडीएफसी बैंक तो वैसे भी एसआईपी वाला स्टॉक है, इसमें आप इन चक्करों में ना पड़ें कि ये 200-400 रुपये वाले के हिसाब से चलें। लेकिन मतलब बैंक दोनों अच्छे हैं, आप दोनों अच्छी बैंक्स में से चूज़ करने के लिए कह रहे हैं क्या चूज़ किया जाए, तो बेटर यही है कि अभी मीडियम टर्म के लिए अगर आप चाहते हैं तो कोटक जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑब्वियसली बात है एचडीएफसी बैंक से अच्छा कुछ नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, जोमेटो में हम बातचीत कर चुके हैं, और आर कॉम, वर्मा साहब ये कंपनी मतलब मुझे समझ में नहीं आई वो, और एक सवाल ऊपर अभी मैंने वोडाफोन पे भी देखा था, दोनों को आपने खरीदा क्यों है? आर कॉम तो चलिए और ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में, उनका तो कामकाज भी ठीक से नहीं काम करता, और वोडाफोन के केस में एटलीस्ट ये है कि वोडाफोन के पास कुछ एसेट्स हैं, भले ही लॉस में कंपनी है और उसके अलावा डेट बहुत ज़्यादा है, पेमेंट बहुत सारे करने हैं, रकम मिल नहीं रही है, ये सब कंसर्न तो है ही उनके साथ। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये दोनों में ही सिचुएशन बहुत ख़राब है। टेलीकॉम के लिए बेस्ट 2 प्लेयर ही हैं, रिलायंस एंड भारती, तो आप क्यों रिस्क लेने में उतारू हैं दोनों स्टॉक्स में, वोडाफोन में भी और रिलायंस कम्युनिकेशन में भी। रिस्क अगर उठाना ही है तो छोटे दाम में आपको और बहुत सारे नाम दिखेंगे जहाँ पर टर्न अराउंड जैसी सिचुएशन बनी है, उनको आप देख सकते हैं, इसको आप फिलहाल अवॉइड करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, टाटा मोटर्स में शेख साहब आज तो रिपोर्ट्स थी और बहुत ज़्यादा फायरवर्क तो नहीं है रिपोर्ट्स में, 450 रुपये का टारगेट दिए। कल इनकी कमेंट्री मैंने खुद सुनी है, इनकी कॉन कॉल में बैठा हुआ था, तो इनकी कॉन कॉल में ये बात साफ बोली गई है कि नियर टर्म इशू रहेगा JLR को लेकर, क्योंकि चिप्स की जो खाने वाला चिप नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चिप जो होता है उसकी कमी थी, जिसकी वजह से JLR के नंबर्स के ऊपर प्रेशर है। डोमेस्टिक फ्रंट पे प्रेशर नहीं है। 3-4 इमीडिएट ट्रिगर हैं। टाटा नेक्सॉन EV की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है, पहली बढ़िया चीज़। दूसरा, जैसे ही चिप मैन्युफैक्चरिंग वापस शुरू होगी ग्लोबली, जैगवार के नंबर ठीक हो जाएंगे। तीसरा, बस, स्कूल बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी बंद है, जैसे स्कूल बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वापस खुलेगा, वियर एंड टीयर ऑफ बसेस बढ़ेंगे और उसके बाद नई बसेस की डिमांड फिर से आते हुए दिखाई पड़ेगी, वो इनको और घरेलू फ्रंट पे सपोर्ट करेगा। अनलॉक हो ही रहा है, गाड़ियाँ धड़ाधड़ बिक रही हैं, ऐसा नहीं गाड़ियाँ नहीं बिक रही, मतलब मेरी कॉलोनी में 4-5 नई EV दिख गई,
एनीवेज, तो आप टाटा मोटर में अगर समय दे सकते हैं तो ज़रूर बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आप 1-2 दिन के ट्रेड के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो मैं इसके बारे में कुछ भी सही से समझा नहीं पाऊंगा आपको। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और एफएल इंडिया सर, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका पोजीशन है भावेश जी, तो कंपनी ठीक है, बड़े इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर हैं। आउट ऑफ फ्लेवर है आजकल, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, नंबर्स के बाद थोड़ा ढीला पड़ा था। लेकिन आप बने रहिए, ऐसा कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। नीचे के दाम पर आप एवरेज भी कर सकते हैं इसमें, वो भी कोई इशू नहीं है। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल लीजिएगा। मारुति तुकाराम साहब, कल नंबर आने वाले मारुति के, जरा नंबर आ जाए उसके बाद आप कोई कॉल लीजिएगा। अभी तो कुछ भी कहना नहीं सही है, एक बार नंबर आ जाने दीजिए। कि नंबर तो लॉस से प्रॉफिट में आने की बात है, वाई बेसिस पर सीक्वेंशियली ढीले नंबर आएंगे, यानी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। तो बेटर यही है कि आप जो नंबर्स देख लें उसके बाद कोई भी कॉल लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, IRCTC के लिए राकेश राजपूत साहब पूछ रहे हैं 2100 रुपये के दाम पर 20 शेयर 10 साल का व्यू। सर 10 साल के लिए तो राजपूत साहब कुछ भी नहीं कह सकते इस स्टॉक को लेकर, क्योंकि अभी पता नहीं OFS कब कब आएगा इसमें। खेल तो सारा OFS का है, ओवरहैंग वही रहता है आमतौर पे। ऊपर के लेवल पे अगर OFS आता है तो स्टॉक में सप्लाईज बढ़ेंगी इक्विटी को लेकर, लेकिन अभी के लिए तो सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। अभी के लिए तो आप बने रहिए, अनलॉक का प्रोसेस है, ट्रेनें शुरू होंगी, केटरिंग शुरू होगी, पानी शुरू होगा, टिकटिंग शुरू होगी, तो नंबर्स पिकअप करेंगे, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन 10 साल की आप जब बात कर रहे हो तो 10 साल में इसके अंदर OFS भी आएगा। आप 10 साल की हिस्ट्री उठा के देखना चाहते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप NBCC की हिस्ट्री देखिएगा। NBCC भी सेम इसी तरह का IPO था, बहुत शानदार चला, 900 रुपये तक गया, वो शायद 60-70 रुपये का शेयर या 150 रुपये का शेयर था। और उसके बाद वहाँ पर सप्लाईज आ गई, यानी बोनस स्प्लिट आ गया, फिर गवर्नमेंट को OFS आ गया, तो नंबर ऑफ शेयर्स इतने फ्लोट हो गए मार्केट में कि वो अब चलना ही बंद हो गया। और आज NBCC 30 रुपये पे भी बहुत महंगा दिखता है। तो इसीलिए आप ज़रा इसको एक बारी एग्जाम्पल के तौर पे स्टडी कर लीजिएगा और उसके बाद IRCTC में कॉल लीजिएगा। कंपनी बुरी नहीं है, कारोबार अच्छा है, सब बढ़िया है, लेकिन बस सप्लाईज OFS की ना आए, वरना दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और बजाज ऑटो, हाँ 2-3 लोग सवाल पूछ चुके हैं बजाज ऑटो पे। सर बजाज ऑटो में एसएस तो तुकाराम जी कोई इशू नहीं है। वैसे आपने सब कुछ ऑटो में ले लिया क्या? मारुति भी आपने लिया हुआ है, बजाज भी आपने ले लिया। खैर, बजाज ऑटो के केस में मतलब है, अगर कभी नीचे के दाम पे मिल जाए तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। 800 रुपये पर शेयर, 900 रुपये पर शेयर, तो इनके पास सिर्फ कैश है। तो इतनी बढ़िया कैश की पोजीशन, सेकंड लार्जेस्ट 2 व्हीलर कंपनी है इंडिया की, और बजाज ग्रुप जैसी बैकिंग है इसके पास, और मेजरली बजाज फिनसर्व फाइनेंस जैसी कंपनीज भी इसी ग्रुप से आई हैं। तो एज सच कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है। सिचुएशन ऊपर नीचे चलती है थोड़ी बहुत, लेकिन अच्छी कंपनी नीचे के दाम पे जब मिले तब खरीदारी करिए, सबसे अच्छा फंडा होता है मार्केट में। बजाज ऑटो कंपनी खराब नहीं, कंपनी बहुत अच्छी है, नीचे के दाम का इंतजार करिएगा। अच्छा, रूट मोबाइल पे कौशिक जी, आजकल कुछ खबरें थी, आज ही कुछ ब्रोकरेज ग्रुप में खबर थी कि ये शेयर चलेगा, तो चला भी था 3-3.5% एक समय मैंने ऊपर देखा था, लेकिन उसमें नीचे के लेवल पे बाय करने की बातचीत डीलर बोल रहे थे। तो आप वैसे मीडियम टर्म में इसमें बने रह सकते हैं, कंपनी वैसी ख़राब नहीं है, ठीक ठाक कंपनी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और PGHL फॉर लॉन्ग टर्म, दीपक जी ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ केयर लिमिटेड आई गेस, जो मर्क था पहले, जिसमें आपको डिविडेंड ही मिला होगा। अगर आपने खरीदारी पुराने समय से की हुई है, जहाँ तक मेरा आइडिया कहता है, तो आपको डिविडेंड भी आया होगा इसके अंदर। एनीवेज, अगर डिविडेंड नहीं भी आया तो आप बने रहिए, कोई इशू नहीं है। नीचे मिले तो और खरीदारी करिए, और यही नहीं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल दूसरी वाली जो है 12,000 वाली, वो भी खरीदारी करिए। ये सब वो कंपनियां हैं जो आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। बाजार में शेयर ही नहीं है इनके, शेयर ही नहीं है इनके का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर ही बहुत लिमिटेड है। मिसाल के तौर पे MRF के सिर्फ 40 लाख शेयर हैं, उनमें से भी 75 प्रमोटर रखते हैं, 70% प्रमोटर रखता है। तो 70 अगर वो निकल गए तो बचे हुए फंड रखते हैं, फंड के बाद जो बचता है वो रिटेल के पास होता है। सेम प्रॉक्टर एंड गैम्बल के केस में है, वहाँ पर भी इक्विटी बाजार में है ही नहीं। थोड़े से शेयर प्रमोटर ने 75% रख लिए दोनों ही केसेस में, थोड़े फिर फंड रखेंगे, इसमें LIC एंड बाकी लोग भी आते हैं, और उसके बाद जो कुछ बचता है वो रखते हैं पब्लिक। और पब्लिक अगर वो शेयर लिए जा रही है और बेच नहीं रही है, जो बेच ही नहीं सकती, तो शेयर की दाम बढ़ने ही बढ़ रहे हैं ऑटोमेटिकली, नई सप्लाई तो आ नहीं रही है। तो आपके लिए रही कि आराम से आप इसमें खरीदारी करिए, हर फॉल में खरीदारी करिए और पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए, बहुत बढ़िया कंपनी है। अच्छा, आखिरी एक सवाल और लेते हैं, रोशन जी का सवाल लेते हैं। चलिए, उनका सवाल है BSC के ऊपर। BSC सर बढ़िया कंपनी, लेकिन अच्छे इन्वेस्टर्स भी हैं। एक ही कंसर्न कि नियर टर्म में बहुत ज़्यादा चला है, बहुत ज़्यादा चलने में परेशानी नहीं है, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा चलने में परेशानी है, तो उसका बस ध्यान रखिएगा। वैसे कंपनी ख़राब नहीं है, बढ़िया डिविडेंड पे ऑफ्स हैं इनके। नीचे 400 रुपये या 500 रुपये जब रेंज में आया तब तो शायद इनका डिविडेंड 10% के आसपास यील्ड पहुंच भी गया था। उस टाइम शैल जी से मेरी बातचीत भी हुई थी इसके ऊपर। लेकिन अदरवाइज़ ये कंपनी बढ़िया है, आप अगर समय दे सकते हैं इसको तो आराम से आप इसके अंदर बने रहिए।
नीचे के दाम पे खरीदारी करिए। कोई पैनिक वाली सिचुएशन एज सच नहीं है स्टॉक के अंदर, बस ये है कि चला बहुत तेज़ है, CDS और ये दोनों, तो थोड़ा नीचे की तरफ आ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिलहाल अब इतनी सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने आज हमसे सवाल पूछे। कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी बोलकर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल छूट जाते हैं हर रोज़, तो उसके लिए मैं हर रोज़ माफ़ी मांगता हूँ। और आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर, बुधवार को शाम 3:30 बजे। और तब तक के लिए वीकली एक्सपायरी है, करीब आ रही है, मतलब सॉरी वीकली कह रहा हूँ तो मंथली एक्सपायरी आ रही है। मंथली एक्सपायरी करीब है, अर्निंग हैवी वीक है, और RBI की पॉलिसी अगले हफ्ते है, तो ज़रा ध्यान से संभल कर ट्रेड करिए। बाजार में स्टॉप लॉसेस को क्लोजली लगा के चलिएगा। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।